नमस्कार दोस्तों, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। ये गांधी जी का लिखी हुई बुक द स्टोरी ऑफ माय एक्सपेरिमेंट विथ टूथ की ये 5वां पार्ट है, जिसमें भाग 1 का अभी तक 21 तक देख चुके हैं। अब भाग 1 में ही जो है ये 21 के बाद देखो 22, 23, 24, 25 ये जो बचा है 4 ठो ये सूचियाँ 4 सूचियाँ इस वाले पार्ट में बस देखेंगे। अगले पार्ट में भाग 2 से देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। 22वीं सूची देखेंगे। नारायण हेमचंद। इन्हीं दिनों नारायण हेमचंद इंग्लैंड आए। मैंने एक लेखक के तौर पर उनका नाम सुना था। हम नेशनल इंडिया एसोसिएशन के मिस मैनिंग के घर पर मिले थे। मिस मैनिंग को पता था कि मैं समाज में जल्दी नहीं घुल मिल पाता हूँ। जब मैं उनके घर जाता था तब मैं अपना मुंह बंद करके बैठा रहता था। मैं कभी भी नहीं बोलता जब तक कि मुझे न बुलाया जाए। उन्होंने मेरा परिचय नारायण हेमचंद से करवाया। उन्हें अंग्रेजी नहीं आती थी। उनकी पोशाक अजीब सी थी। एक बेढंगी पैंट, एक सलवटों से भरा गंदा भूरा कोट जो पारसी तरीके से मिला हुआ था। कोई कॉलर या गले की टाई नहीं और तुड़ी मुड़ी उनकी चोटी टोपी। उन्होंने लंबी दाढ़ी रखी हुई थी। वे दुबले पतले और छोटे कद के थे। सॉरी सर। उनके गोल चेहरे पर चेचक के दाग थे और नाक को न तो चपटी और न ही तीखी कहा जा सकता था। वे लगातार अपनी दाढ़ी पर हाथ फेर रहे थे। उनकी इतनी फैशनेबल सोसाइटी में इतना अजीब सा चेहरा और पोशाक अलग से नज़र आ रही थी। मैंने उनसे कहा, मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना हुआ है। मैंने आपके कुछ लेख भी पढ़े हैं। मुझे बहुत प्रसन्नता होगी यदि आप मेरे घर आएंगे। नारायण हेमचंद की आवाज़ कर्कश थी। मुस्कुराते हुए उन्होंने जवाब दिया, ज़रूर। तुम कहाँ रहते हो? स्ट्री में। तब तो हम पड़ोसी हैं। मैंने अंग्रेजी सीखना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे सिखाओगे? मुझे आपको अंग्रेजी सिखाने में बहुत खुशी होगी यदि मैं सीखा सका। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा। यदि आप चाहें तो मैं आपके घर आ सकता हूँ। नहीं, मैं तुम्हारे पास आऊँगा और साथ में अनुवाद की अभ्यास पुस्तिका भी लाऊँगा। इस प्रकार हमने समय तय किया और जल्दी ही हम घनिष्ठ मित्र बन गए। नारायण हेमचंद व्याकरण में कमज़ोर थे। उनके लिए घोड़ा एक क्रिया थी और दौड़ना एक संज्ञा। मुझे इस तरह के कई हंसने वाले उदाहरण याद हैं, लेकिन उन्हें अपनी इस कमी से कोई परेशानी नहीं थी। मेरे व्याकरण ज्ञान का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। निश्चित रूप से वे अपनी इस कमी से शर्मिंदा नहीं थे। पूरी बेपरवाही के साथ उन्होंने कहा, मैंने कभी स्कूल नहीं गया। मुझे कभी अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए व्याकरण की आवश्यकता नहीं पड़ी। अच्छा बताओ, क्या तुम बंगाली भाषा जानते हो? मैं जानता हूँ। मैंने बंगाल में यात्रा की है। यह मैं था जिसने महर्षि देवेंद्र नाथ टैगोर के नाम को गुजराती लिखा भाषी दुनिया तक पहुँचाया। और मेरी इच्छा है कि अन्य भाषाओं की साहित्यिक संपदा का गुजराती भाषा में अनुवाद करूं। लेकिन जो कुछ मैंने किसी व्याकरण में हासिल किया है उससे मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ। मैं मराठी, हिंदी और बंगाली भाषा जानता हूँ और अब मैंने अंग्रेजी भाषा को भी जानना शुरू कर दिया है। मैं इसकी प्रचुर शब्दावली सीखना चाहता हूँ। और क्या तुम सोचते हो मेरी महत्वाकांक्षाएं यहाँ खत्म हो जाएंगी? कोई डर नहीं है। मैं फ्रांस जाना चाहता हूँ और फ्रेंच सीखना चाहता हूँ। मुझे बताया गया है कि उस भाषा की विशाल
साहित्य रचना है। मैं इस जर्मनी भी जाऊंगा और संभव हुआ तो जर्मन भाषा भी सीखूंगा। इस प्रकार वे अनवरत बोलते रहे। उनकी विभिन्न भाषाओं की सीखने और विदेश घूमने की प्रबल थी महत्वाकांक्षाएं थी। तब फिर आप अमेरिका जाएंगे? निश्चित रूप से। मैं बिना नई दुनिया को देखे भारत कैसे वापस जा सकता हूँ? लेकिन इसके लिए अपार धन का प्रबंधन कैसे करेंगे? मुझे पैसों की ज़रूरत है। मैं तुम्हारी तरह फैशनेबल नहीं हूँ। बहुत कम खाना और कम कपड़े मेरे लिए काफ़ी हैं, और इसके लिए जो कुछ थोड़ी बहुत आय मुझे अपनी किताबों से मिलते हैं और मेरे दोस्त देंगे, वह काफ़ी है। मैं हमेशा तृतीय श्रेणी में यात्रा करता हूँ। अमेरिका जाते हुए मैं जहाज़ के डेक पर बैठकर जाऊँगा। नारायण हेमचंद की अपनी ही तरह की सादगी थी और उनकी साफगोई भी उनके समान ही थी। वे एकदम भी अभिमानी नहीं थे, केवल उन्हें अपने अच्छे लेखन होने का गर्व था। हम रोज़ मिलते थे। हम दोनों के विचारों और कार्यों में काफ़ी समानता थी। हम दोनों शाकाहारी थे। हम अक्सर खाना साथ खाते। यह वह समय था जब मैं 17 शिलिंग से एक हफ्ता चलाता था और मैं खुद खाना बनाता था। कभी कभी मैं उनके कमरे में आता और कभी वे मेरे कमरे में आ जाते। मैं अंग्रेजी पद्धति में खाना बनाता था, लेकिन उन्हें केवल भारतीय तरीके से बनाया खाना ही पसंद आता था। एक बार उन्होंने कहीं से मूंग दाल खोज निकाली और बनाकर मेरे घर लाए। मैंने उसे बहुत स्वाद के साथ खाया। इसके बाद से हम दोनों नियमित रूप से व्यंजनों की अदला बदली करते। मैं अपने पकवान उनके यहाँ ले जाता और वे भी मेरे लिए कुछ न कुछ लाते रहते। हर एक की ज़बान पर कार्डिनल मैनिंग का नाम था। बंदरगाह के मजदूरों की हड़ताल खत्म हो गई थी। यह सब जॉन बर्न और मैनिंग के प्रयासों से हुआ था। मैंने डिजाइली की कार्डिल की सादगी के प्रति श्रद्धांजलि के बारे में नारायण हेमचंद को बताया। तब मुझे उन महात्मा से जरूर मिलना चाहिए। उन्होंने कहा, वे एक बहुत बड़े आदमी हैं। आप उनसे कैसे मिलने की अपेक्षा करते हैं? क्यों? मैं जानता हूँ कैसे। तुम उन्हें मेरे नाम के पत्र लिखो। उन्हें बताओ कि मैं लेखक हूँ और स्वयं उन्हें इस कल्याणकारी कार्य के लिए बधाई देना चाहता हूँ। और यह भी लिखो कि तुम्हें मैं एक दुभाषी की तरह लाना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे अंग्रेजी नहीं आती। मैंने इसी तरह का पत्र लिखा। 2-3 दिन के अंदर ही कार्डिनल मैनिंग का जवाब पत्र आया और हमें मिलने का समय दिया। हम दोनों तय सीमा पर कार्डिनल से मिलने पहुंचे। नारायण हेमचंद उसी अवस्था में गए, उसी पैंट और कोट में। मैंने उनका मजाक बनाना चाहा। वे हंसे और उन्होंने कहा, तुम सभ्य लोग कायर हो। महान व्यक्ति कभी व्यक्ति की सूरत नहीं देखता, वह केवल उसके हृदय के बारे में सोचता है। हम कार्डिनल के विशाल भवन में पहुंचे। जैसे ही हम बैठे, एक लंबे दुबले वृद्ध सज्जन सामने आए और हमारे साथ हाथ मिलाया। इस प्रकार इन शब्दों में नारायण हेमचंद ने उन्हें अपनी शुभकामनाएं दी। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। मैंने आपके बारे में सुना और मुझे लगा कि स्वयं आकर आपके अपने हड़तालियों के लिए जो अच्छा कार्य किया है उसके लिए बधाई दूं। मैं दुनिया के साधुओं से मिलता रहता हूँ, इसीलिए मैंने आपको यह कष्ट दिया। जाहिर है, जो कुछ उन्होंने गुजराती में कहा, यह मेरा उनका अनुवाद है। मुझे खुशी है कि आप यहाँ आए। मुझे आशा है आपका लंदन प्रवास आपके अनुरूप होगा और आप यहाँ लोगों के संपर्क में रहेंगे। ईश्वर आपका भला करे। इन शब्दों के साथ कार्डिनल खड़े हुए और गुड बाय कहा।
एक बार नारायण हेमचंद धोती कुर्ते में आए। मेरी भली मकान मालकिन ने दरवाज़ा खोला और मेरे पास डर के मारे दौड़ती हुई आई। यह एक नई मकान मालकिन थी जो नारायण हेमचंद को नहीं जानती थी। उसने कहा, एक पागल सा आदमी आपसे मिलना चाहता है। मैं दरवाजे पर गया और आश्चर्य से नारायण हेमचंद को देखा। मैं भौचक्का था। उनके चेहरे पर कोई सिकन नहीं थी। वे मुस्कुरा रहे थे। क्या सड़क के बच्चों ने आपकी खिंचाई नहीं की? हाँ, वे मेरे पीछे दौड़े थे, जिसका मैंने बुरा नहीं माना। फिर वे शांत हो गए। लंदन में कुछ महीने रुकने के बाद नारायण हेमचंद पेरिस चले गए। उन्होंने फ्रेंच भाषा सीखनी शुरू की और फ्रेंच किताबें का अनुवाद करने लगे। मैं अच्छी खासी फ्रेंच भाषा जानता था। मैंने उनका अनुवाद पढ़ा जो उन्होंने मुझे भेजा था। यह अनुवाद नहीं बल्कि सार था। आखिर में उन्होंने अमेरिका जाने का निर्णय लिया। उन्हें बहुत मुश्किल से जहाज के डेक पर का टिकट मिला। अमेरिका में निवास के दौरान उन्हें अश्लील ढंग के पहनावे के लिए सजा भी दी गई। उन्हों की एक बार वे धोती कुर्ते में बाहर गए। मुझे याद है बाद में उन्हें छोड़ दिया गया था। सूची 23 देखें। महान प्रदर्शनी। सन 1890 में पेरिस में एक महान प्रदर्शनी आयोजित हुई थी। मैंने उसकी भव्य तैयारियों के बारे में पढ़ा था और मेरी पेरिस देखने की इच्छा भी थी। इसीलिए मैंने दोनों कार्यक्रमों को एक साथ करने के बारे में सोचा। इसीलिए जाने का विचार किया। एफिल टावर को देखना भी एक आकर्षक था, जिसका निर्माण पूर्ण रूप से लोहे का था और वह 1000 फुट की ऊंचाई वाला था। वहाँ पर देखने के लिए अन्य भी कई रुचि वाली वस्तुएं और स्थान थे, लेकिन टावर को देखना मुख्य था। इतने विशाल और ऊंचे निर्माण का सुरक्षित रूप से खड़े रहना, ऐसा उस समय कोई सोच भी नहीं सकता था। मैंने एक शाकाहारी रेस्तरां के बारे में सुना था। वहाँ मैंने एक कमरा लिया और उसमें 7 दिन रहा। मैंने अपना रहना और खाने आने जाने के साथ घूमने फिरने का प्रबंधन सब कुछ बहुत मितव्ययिता के साथ किया। मैंने ज़्यादातर यह पैदल चलकर और पेरिस शहर के मानचित्र और गाइड के साथ किया। वह काफ़ी लोग थे। उन्होंने मुख्य मार्ग और अन्य आकर्षण की जगह देखने में मेरा मार्गदर्शन किया। मुझे उस प्रदर्शनी के बारे में कुछ भी याद नहीं, सिवा इसके कि यह बहुत विशाल थी और वहाँ तरह तरह की बहुत सी वस्तुएं थी। मुझे वहाँ का एफिल टावर अच्छी तरह याद है, जिसके ऊपर 2-3 बार चढ़ा था। पहले प्लेटफार्म पर वहाँ एक रास्ता था जिस पर केवल यह कहने का गर्व किया जा सकता है कि एक बहुत ऊंची जगह पर मैंने खाना खाया और अपने 7 शिलिंग को यूं ही गंवा दिया। मेरी यादों से पेरिस के प्राचीन चर्च अभी भी ताज़े हैं। उनकी भव्यता और वहाँ की शांति भुलाई नहीं जा सकती। नार्टे डेम का अद्भुत निर्माण और इसकी मूर्तिकला के साथ इसकी आंतरिक विस्तृत सजावट को भी भुलाया नहीं जा सकता। मुझे लगा कि वे लोग जिन्होंने इतने दिव्य कैथेड्रल को बनाने के लिए लाखों खर्चे कर दिए गए, उनके दिल में ईश्वर के लिए गहन प्रेम के अलावा कुछ नहीं हो सकता था। मैंने पेरिस के फैशन और वहाँ की चपलता और तुच्छता के बारे में पढ़ा था। यह सब हर सड़क पर खुलेआम देखा जा सकता था, लेकिन यहाँ के चर्च इनसे कहीं अलग नजर आते थे। व्यक्ति जैसे ही चर्च में प्रवेश करता, वहाँ बाहर के कोलाहल और हलचल को तुरंत भूल जाता। उसका व्यवहार बदल जाता। वह गरिमा और श्रद्धा से भर जाता। जब वह बगल में किसी को वर्जित मैरी के सामने घुटनों के बल झुके हुए देखता, इस तरह का असहाय और भावनाएं मेरे ऊपर गहन प्रभाव छोड़ रहे थे कि भक्तों का वर्जन के सामने यूं झुकना केवल
अंधविश्वास नहीं हो सकता। उनके अंदर वास्तविक भक्ति थी और वे केवल एक पत्थर की पूजा अर्चना नहीं कर रहे थे, बल्कि उस दिव्यता की कर रहे थे जो उसके प्रतिनिधित्व कर रही थी। मुझे लगा कि इस प्रकार की पूजा से उनका ईश्वर के प्रति प्रेम और उसकी महिमा बढ़ रही थी। मैं एफिल टावर के बारे में एक शब्द कहना चाहूँगा। मुझे नहीं पता आज यह किसी प्रकार का किस प्रकार का किस काम का होगा कि नहीं, लेकिन तब मैंने इसके बहुत बड़ाई और बुराई भी सुनी थी। मुझे स्मरण है कि लियो टाइल्स्टाय ने इसके बारे में बहुत घटिया बातें कही थी। उन्होंने कहा था कि एफिल टावर एक मनुष्य की मूर्खता का स्मारक था, उनकी बुद्धिमानी का नहीं। उनका तर्क था कि तंबाकू सभी जहरीले पदार्थ में सबसे खराब है और ज़्यादा जहरीला था। इसी प्रकार जिस मनुष्य को इसकी लत पड़ जाती है, वह ऐसे अपराध कर बैठता है जिसे एक शराबी करने की हिम्मत नहीं कर सकता। शराब मनुष्य को पागल करती है, लेकिन तंबाकू उसके दिमाग को धुंधला कर देता है। वह हवाई किले बनाना शुरू कर देता है। एफिल टावर मनुष्य के इसी प्रकार के प्रभाव के कारण बना था। एफिल टावर बनाने में कोई कला नहीं है और किसी प्रकार के से यह नहीं कहा जा सकता है कि इसकी वजह से प्रदर्शनी की असली सुंदरता बनी है। काफ़ी लोग इसे देखने के लिए वहां जा रहे थे और उस पर चढ़ते जैसे कि वह एक नवीनता है और उसका अद्वितीय आयाम है। यह प्रदर्शनी का एक खिलौना था। जब बच्चे रहते हैं तब तक हम खिलौने के प्रति आकर्षित रहते हैं। एफिल टावर इसी प्रकार का एक ध्येय को पूरा करता रहा था। 24 नंबर देखेंगे। बुलाया गया लेकिन उसके बाद। मैं अभी तक कुछ कहने से बचता रहा हूँ कि मैं इंग्लैंड किस उद्देश्य गया था। उदाहरण के तौर पर बार में मुझे बुलाया गया था। अब समय आ गया कि मैं इस अपेक्षा संक्षेप में ध्यान दिलाऊं। बार में बुलाए जाने से पहले विद्यार्थी के सामने 2 शर्तें होती हैं जिन्हें उसे पूरा करना होता है, जिन्हें शर्त रखना कहते हैं। 12 सत्र जो 3 वर्ष की अवधि के होते हैं और परीक्षा पास करना शर्त रखना यानी अपने सत्र में खाना खाना। उदाहरण के तौर पर एक सत्र के 24 रात्रि भोज में से कम से कम 6 में उपस्थित रहना। खानों का अर्थ रात्रि भोज में हिस्सा लेना नहीं था। इसका अर्थ था कुछ घंटों के लिए अपनी उपस्थिति को दर्ज करना और पूरे रात्रि भोज तक बने रहना। साधारणतः हर कोई वहाँ खाना खाता और अपनी पसंद की मदिरा पीता। एक रात्रि भोज 2 या 3 रुपये के मूल्य का होता था। यह मूल्य मध्य स्तरीय समझा जाता था, क्योंकि इतनी ही रकम केवल मदिरापान के लिए होटल में देनी पड़ती थी। भारत में यह आश्चर्य की बात होती। भारत में यह सभ्य नहीं समझा जाता कि किसी पेय का मूल्य खाने से ज़्यादा हो। पहले मैं भी यह जानकर चौंक गया था और मुझे आश्चर्य हुआ कि लोग इतना ज़्यादा पैसा केवल पीने पर खर्च कर देते हैं। बाद में मेरी समझ में आया कि अक्सर मैं ऐसी जगहों पर कुछ नहीं खाता, और यदि खाता भी तो वह मात्र ब्रेड होती, साथ में उबले आलू और पत्ता गोभी। शुरू में मैं यह भी नहीं खाता क्योंकि मुझे यह सब पसंद नहीं था। बाद में मुझे यह सब खाना अच्छा लगने लगा। तब मैं अन्य व्यंजनों को भी मांगने लगा। भोजनालय में वरिष्ठ सदस्यों को सामान्य छात्रों के अपेक्षा बेहतर भोजन मिलता था। मैंने और एक पारसी छात्र जो शाकाहारी भी था ने उस शाकाहारी भोजन के लिए आवेदन किया। वे वरिष्ठ छात्र को दिया जाता था।
हमारा आवेदन स्वीकार कर लिया गया और हमें फल और अन्य सब्जियां उन वरिष्ठ सदस्यों के लिए आरक्षित खाने की मेज में मिलने लगी। चार चार के समूह में 2 वाइन की बोतल दी जाती थी और मैं उन्हें छूता भी नहीं था। सब चौथाई सदस्य बनने के लिए मुझे पूछते रहते और तब मैं और भी विशेष हो जाता जब हर सत्र की ग्रैंड नाइट मनाई जाती, जहाँ शैंपेन शहरी आदि वाइन परोसी जाती थी। इसीलिए इन पार्टियों में मुझे विशेष रूप से निमंत्रित किया जाता था। उस विशेष रात को हर कोई मुझे अपने समूह में लेने के लिए उत्सुक रहता। मैं तब भी नहीं समझ सका और आज तक भी नहीं समझ पाया कि कैसे यह रात्रिभोज वाले विद्यार्थी बार जैसे विशेष के लिए बेहतर प्रशिक्षित हो सकते हैं थे। एक बार केवल कुछ ही छात्र इस रात्रिभोज में पहुँचे तब हमें उनसे और वरिष्ठ छात्रों से बात करने का अवसर मिला। लोगों ने भाषण भी दिए। इस तरह के अवसरों पर दुनिया का ज्ञान और वहाँ के परिष्कृत संस्कृत और व्यवहार के बारे में भी पता चला और इसके भाषण देने की कला में भी सुधार हुआ। इस प्रकार की कोई सुविधा मेरे समय में संभव नहीं थी क्योंकि पूरे टेबल पर वरिष्ठ छात्रों का कब्जा होता था। धीरे धीरे इस संस्था का कोई महत्व नहीं रह गया था लेकिन फिर भी रूढ़िवादी इंग्लैंड ने इसे बनाए रखा था। पाठ्यक्रम काफ़ी सरल था। बैरिस्टरों को मजाक में डिनर बैरिस्टर कहा जाता है। हर एक को पता था कि परीक्षा की ओर उपयोगिता नहीं थी। मेरे समय में परीक्षा के 2 विषय थे, एक था रोमन कानून और दूसरा सामान्य कानून। इन विषयों के लिए सामान्य पुस्तकें बताई गई थी और इनकी परीक्षा को टुकड़ों में दिया जा सकता था, लेकिन शायद ही इनको कोई पढ़ता था। मैं ऐसे कई छात्रों को जानता हूँ जिन्होंने रोमन कानून को कुछ ही हफ्तों के अंदर उनके नोट्स के आधार पर उत्तीर्ण कर लिया था। सामान्य कानून को भी 2-3 महीने की तैयारी में ही पास किया जा सकता था। परीक्षा के प्रश्न पत्र काफ़ी सरल होते और परीक्षक भी नंबरों को देने में उदार होते थे। पास का प्रतिशत अंक रोमन कानून में 95 से 99 तक होता था और फाइनल परीक्षा में 75 या उससे अधिक। इस प्रकार फेल होने की संभावना काफ़ी कम रहती थी। कभी कभी परीक्षा साल में 1 बार नहीं बल्कि 4 बार ली जाती थी। इन्हें कठिन नहीं कहा जा सकता था, लेकिन मैं इनको एक साथ पास करने में कामयाब रहा। मुझे लगा कि सभी विषयों की किताबों को पढ़ना चाहिए। मेरे अनुसार यह धोखा होगा यदि मैं पूरी किताबें नहीं पढ़ूंगा। मैंने उन्हें खरीदने में काफ़ी पैसा लगाया। मैंने रोमन कानून को लैटिन भाषा में पढ़ने का निश्चय किया। लंदन मैट्रिकुलेशन के समय सीखी गई लैटिन मेरे बहुत काम आई और यह सब पढ़ाई दक्षिण अफ्रीका में भी व्यर्थ नहीं गई। वहाँ रोमन डच साधारण कानून लाए और इसी प्रकार स्टीनियन को पढ़ने से मुझे दक्षिण अफ्रीका के कानून को समझने में बहुत मदद मिली। इंग्लैंड के सामान्य कानून कॉमन लॉ को पढ़ने में मुझे पूरे 9 महीने लगे। इसको पढ़ना भी काफ़ी कठिन रहा था। ब्रूम का कॉमन लॉ जो काफ़ी विस्तृत था मगर रुचिकर भी था, इसने भी काफ़ी समय लिया। स्नेल की इक्विटी बहुत रोचक थी, लेकिन उसे समझना बहुत मुश्किल था। वाइट और ट्यूडर की लीडिंग केसेस से जितने कुछ केसों के विषय में शामिल किया गया था वे भी रोचक और निर्देशों के साथ थे। मैंने विलियम और एडवर्ड की रियल प्रॉपर्टी और गुडविल
पर्सनल प्रॉपर्टी भी पढ़ी। विलियम द्वारा लिखी पुस्तक एक उपन्यास की तरह थी, एक ऐसी पुस्तक जिसे मैंने भारत वापस आकर भी पढ़ा था, और मैंने इतने रुचि के साथ मेमन की पुस्तक दी लॉ को भी पढ़ा, लेकिन वहाँ भारतीय कानून की पुस्तकों की बात करने का कोई अर्थ नहीं है। मैंने परीक्षा पास कर ली और मुझे 10 जून 1891 को बार में बुलाया गया और हाई कोर्ट में मैंने 11 तारीख को रजिस्टर किया और 12 तारीख को घर के लिए रवाना हुआ। पढ़ाई करने के बावजूद मैं बहुत असहाय और डरा हुआ महसूस कर रहा था। मुझे नहीं लगता था कि मैं वकालत करने के योग्य हूँ, लेकिन मेरी इस असहाय अवस्था के वर्णन के लिए एक अलग अध्याय की ज़रूरत है। मेरी लाचारी। 25 नंबर देखेंगे, मेरा लाचारी। बार में बुलाया जाने की तैयारी आसान थी, मगर बार में वकालत करना कठिन था। मैंने कानून पढ़ा था, लेकिन इसे प्रयोग में कैसे लाना है यह नहीं सीखा था। मैंने बहुत उत्सुकता के साथ लीगल मैक्सिमस को पढ़ा था, लेकिन उनका प्रयोग अपने पेशे में कैसे करना है यह मैं नहीं जानता था। अपनी संपत्ति का उपयोग ऐसे करो जिससे दूसरों की संपत्ति का नुकसान ना हो, यह कहावत भी इसी प्रकार की थी, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा था कि इस कहावत का उपयोग मैं अपने मुवक्किल के फ़ायदे में कैसे करूं। मैंने इस कहावत पर आधारित सभी मामलों को पढ़ा था, लेकिन वे मुझे इसका उपयोग अपनी वकालत में कैसे करूं, यह विश्वास मुझ में पैदा नहीं कर सके थे। यही नहीं, मैंने भारतीय कानून के बारे में कुछ नहीं सीखा था और मुझे हिंदू कानून और मुस्लिम कानून के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। यह याचिका कैसे लिखनी है मैंने यह भी नहीं सीखा था और स्वयं को नितांत असहाय और अंधेरे में पा रहा था। मैंने सुना था कि सर फिरोज शाह मेहता कोर्ट में सिंह की तरह दहाड़ते थे। वे यह सब कैसे कर सकते थे? मैंने आश्चर्य से सोचा, क्या इस कला को उन्होंने इंग्लैंड में सीखा था? उनकी तरह कानून कुशलता को प्राप्त करना मेरे लिए असंभव था, बल्कि मुझे अपने पर यह भी शक था कि इस पेशे से क्या मैं अपनी जीविका भी चला पाऊंगा कि नहीं। मैं इन चिंताओं और परेशानियों के बीच डोल रहा था। जब मैं कानून की पढ़ाई कर रहा था, मैंने अपनी कठिनाइयों के बारे में कुछ दोस्तों को बताया। उनमें से एक ने मुझे दादा भाई नौरोजी से सलाह लेने का सुझाव दिया। मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि जब मैं इंग्लैंड गया था तब मेरे पास दादा भाई नौरोजी का सिफारिश पत्र भी था। मुझे यह काफ़ी देरी से मिला था। मुझे लगा कि ऐसे महान आदमी को परेशान करने का मुझे कोई अधिकार नहीं था। जब कभी कोर्ट में उनकी बहस करने की मुझे खबर मिलती तब मैं ज़रूर वहाँ उपस्थित होता। मैं उन्हें हाल के कोने में खड़े होकर सुनता रहता और फिर अपने कानों और आँखों से पूरी तरह तन्मय होकर आनंद लेता और फिर संतुष्ट होकर लौट आता। छात्रों के साथ निकटता बनाने के लिए उन्होंने एक एसोसिएशन बनाई थी। मैं उस मीटिंग में जाता रहता और दादा भाई की सरपरस्ती का आनंद लेता। आगे चलकर मेरी श्रद्धा और आदर उनके लिए और बढ़ी। कुछ दिनों बाद कुछ हिम्मत करके मैंने उन्हें अपना परिचय दिया। उन्होंने मुझे कहा, तुम जब चाहो तब मेरी सलाह लेने आ सकते हो। लेकिन मैंने कभी उनके इस प्रस्ताव का उपयोग नहीं किया। मुझे लगा अनावश्यक रूप से मुझे परेशान करना ठीक नहीं होगा जब तक कि मेरी ज़रूरत अति आवश्यक न हो। इसलिए मैंने अपने दोस्त की दादा भाई नौरोजी से सहायता मांगने की सलाह को भी नहीं माना। मुझे यह याद नहीं है कि क्या वही दोस्त था जिसने मुझे मिस्टर फ्रेडरिक पिनकट से मिलाने के लिए सिफारिश की थी। मिस्टर पिनकट रूढ़िवादी थे,
लेकिन उनका भारतीय छात्रों के प्रति प्रेम शुद्ध और बिना किसी स्वार्थ के था। बहुत से छात्र उनसे सलाह मांगते रहते थे। मैंने भी उनसे मिलने का समय मांगा, जो उन्होंने तुरंत दे दिया। मैं उस साक्षात्कार को कभी नहीं भूल सकता। वे मेरी निराशावादी सोच पर हंसे। उन्होंने कहा, क्या तुम सोचते हो कि हर किसी को फिरोज शाह मेहता बनना चाहिए? फिरोज शाह और बदरुद्दीन बहुत दुर्बल होते हैं। निश्चिंत रहो, एक सामान्य वकील बनने के लिए किसी विशेष कौशल की आवश्यकता नहीं होती है। सामान्यतः ईमानदारी और परिश्रम के द्वारा वह अपना गुजारा कर सकता है। सभी मामले जटिल नहीं होते। ठीक है, अपनी साधारण पढ़ाई और शिक्षा के बारे में मुझे बताओ। जब मैंने उन्हें अपनी पूरी पढ़ाई के बारे में बताया, तब जैसा कि मैं देख सकता हूँ, वे बहुत निराश लग रहे थे। लेकिन यह केवल पल भर के लिए रहा। तुरंत उनका चेहरा खुशी से चमक रहा था और उन्होंने कहा, मैं तुम्हारी कठिनाइयों को समझ सकता हूँ। तुम्हारा सामान्य ज्ञान और पढ़ाई बहुत कम है। तुम्हें दुनिया का कोई ज्ञान नहीं है, जो एक वकील के लिए बहुत आवश्यक है। एक वकील को मानव सभ्य स्वभाव के बारे में बहुत कुछ ज्ञान होना चाहिए। उन्हें एक व्यक्ति के चेहरे को देखकर उसके चरित्र को समझना चाहिए और हर भारतीय को भारतीय इतिहास की जानकारी होनी चाहिए। इसका कानूनी वकालत के साथ कोई संबंध नहीं है, लेकिन इसका ज्ञान तुम्हें होना चाहिए। मैं देख सकता हूँ कि यहाँ तक तुमने काय और मालेशन की हिस्ट्री ऑफ द म्यूटिनी ऑफ 1857 को भी नहीं पढ़ा है। सन 1857 के गदर यानी सैन्य विद्रोह के बारे में भी कुछ पता नहीं है। उनको तुरंत प्राप्त करो और उनके अलावा 2-3 पुस्तकें और पढ़ो, जिससे मानव स्वभाव के बारे में कुछ जान सको। वे पुस्तकें लेवेटर और सैमुअल पेनिक की फिजियोनॉमी यानी मुख की आवृत्ति पर लिखी हुई थी। मैं अपने इस सम्मानित मित्र के प्रति बहुत कृतज्ञ था। उनकी उपस्थिति में मैंने पाया कि मेरे सारे डर दूर हो गए थे। लेकिन जैसे ही मैं वहाँ से वापस आया, मेरे सभी डर फिर से वापस आ गए। व्यक्ति को चेहरा देखकर पहचाना, यही एक प्रश्न था जो मुझे परेशान कर रहा था। उस समय मेरे मन में उस पुस्तक का विचार कौंधा। अगले दिन मैंने विलेटर की पुस्तक खरीदी। सैमुअल पेनिक की पुस्तक उस दुकान पर नहीं थी। मैंने विलेटर की पुस्तक पढ़ी और यह मुझे स्नेल की इक्विटी से ज़्यादा कठिन लगी। मैं उसे ज़्यादा कुछ समझ नहीं सका और यह मुझे रुचिकर भी नहीं लगी। मैंने शेक्सपियर की फिजियोनॉमी पढ़ी, लेकिन शेक्सपियर का लंदन की सड़क पर ऊपर नीचे चलने की कला को नहीं ले पाया। लिवेटर की पुस्तक मेरे ज्ञान को बढ़ा नहीं पाई। पिनकट की सलाह मेरा मार्गदर्शन नहीं कर सकी, लेकिन उनकी दयालुता ने मुझे अच्छी जगह दिलाई। उनका मुस्कुराता चेहरा मेरी यादों से बना रहा और मुझे उनकी सलाह पर विश्वास था कि फिरोज शाह मेहता जैसी कुशलता और सुकुशलता एक सफल वकील बनने के लिए आवश्यक नहीं है। इसके लिए ईमानदारी और मेहनत काफ़ी है और मेरे अंदर दोनों चीज़ें थोड़ा बहुत थी। इसने मुझे अपने प्रति आश्वस्त किया। मैं काय और मालेसन की पुस्तकें इंग्लैंड में नहीं पढ़ सका था, लेकिन मैंने दक्षिण अफ्रीका में सुनिश्चित किया कि इनको पहले अवसर प्राप्ति पर मैं पढ़ूंगा। इस प्रकार निराशा मिश्रित उम्मीद के साथ मैं एस आसाम जहाज़ से वापस बम्बई उतरा। बंदरगाह में समुद्र उफान पर था और मुझे नाव पर सवार होकर किनारे जाना पड़ा। धन्यवाद। ये भाग 1 का 25वें तक ख़त्म हो गया है। कल से 26वें से स्टार्ट होगा।
अगले वीडियो में 26 से स्टार्ट होगा। पूरा वीडियो देखने